नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबरों से। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग ने 714 पोलिंग बूथ को संवेदनशील बताया है और इसके मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 80,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। 70 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में 1.33 करोड़ से अधिक मतदाता कुल 673 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। वोटिंग 12,177 पोलिंग बूथ पर होगी। चुनाव आयोग ने इनमें से 714 पोलिंग बूथ संवेदनशील जबकि 191 अति संवेदनशील बताया है। इस बार आप और भाजपा में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। तमाम ओपिनियन पोल में आपको बहुमत में सरकार बनाते दिखाया गया है। दिल्ली में पिछले 16 साल से सत्ता से दूर भाजपा ने टीम अन्ना की पूर्व सदस्य किरण बेदी को पार्टी में लाकर और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दांव खेला है। आम आदमी पार्टी को पूरी दिल्ली इस बार बहुत सम्मान दे रही है, बहुत प्यार कर रही है और पिछली बार से ज्यादा कर रही है। वॉर ऑफ वर्ड्स में हमने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, हमने कभी किसी को बदनसीब नहीं कहा। हमने हमेशा दिल्ली के लिए आगे ले जाने की बात कही है। हमने हमेशा दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही है। अब जो नसीब और बदनसीबी पे बात करते हैं उनको फिर क्या जरूरत है। We are facing a three-cornered contest like everybody else is, and in a three-cornered contest, it is very difficult to predict. Right. With any kind of act. Well, we'll get poll. to know on the 10th. We'll get to know who's got the edge, who will make the government, how the voters will be divided, how the seats, how many each one will get. God knows. It's anybody's guess. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर सियासतदानों ने जनता को संदेश दिए। ज्यादातर नेताओं ने वोटरों से अपील की कि वे अधिक से अधिक तादाद में पोलिंग बूथ तक पहुंचकर वोट डालें। भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने वोट डालने के बाद कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। आज दिल्ली कमल के एक बटन को दबाएगी। इसे दो लीडर मिलेंगे। बेदी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी का 6S वाला फॉर्मूला भी दोहराया। आपके सीएम पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने वोटरों से अपील की कि वह ऊपर वाले को याद करके वोट दें, साथ ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से मुक्ति के लिए वोट दें। वोटिंग डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि शराब बांटने वाली पार्टी को किसी कीमत पर वोट ना दें। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि मतदान से पहले रात में कई जगहों पर उनकी विरोधी पार्टी ने शराब और पैसे बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि उनके विरोधी पैसा और शराब देकर मतों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि मतदाता वादों का जुमला करने वाली को हराएं। भारतीय जनता पार्टी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने वोट डालने के बाद कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। आज दिल्ली कमल के एक बटन को दबाएगी। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज हर दिल्ली वासी ने फैसला करना है कैसी दिल्ली उसको चाहिए। कैसी दिल्ली? सुरक्षित दिल्ली, महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली, जहां हर महिला का सम्मान परिवार का सम्मान समझा जाए, यहाँ हर महिला का सम्मान समाज का सम्मान समझा जाए, हर महिला का सम्मान, हर महिला की सुरक्षा देश का सम्मान समझा जाए। आज दिल्ली आइट्स को फैसला करना है उनको कैसी दिल्ली चाहिए। सुरक्षित दिल्ली चाहिए, साक्षर दिल्ली चाहिए, स्वच्छ दिल्ली चाहिए। सिर्फ नई दिल्ली स्वच्छ नहीं, सिर्फ लुटियंस दिल्ली नहीं, स्वच्छ हर एक कोना कोना दिल्ली का स्वच्छ दिल्ली चाहिए। सक्षम दिल्ली चाहिए, जब हर युवा को काम मिल सके, उसको रोजगार मिल सके, वो अपनी गरीबी से निकल सके। आज सबकी दिल्ली, ये नहीं सिर्फ नई दिल्ली, सबकी दिल्ली, हर दिशा की दिल्ली। आज हर दिल्ली के वोटर को ये फैसला करना है। मुझे ये अपील करनी है कि प्लीज निकल के आइए। ये आपका दिन है, ये आप सबका दिन है। दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें।
कल रात को मेरी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में शराब और पैसा खूब बटा है। तो मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है, उन्हें पता है कि किस पार्टी ने बांटा है, किन पार्टियों ने बांटा है, उस पार्टी को बिल्कुल वोट ना दें जिन पार्टियों ने दारू और पैसा बांटा है। दूसरी चीज, उन पार्टियों को वोट ना दें जो जीतने के बाद अपने चुनावी वादों को भूल जाते हैं और कहते हैं वो तो चुनावी जुमले थे। देखिए, मेरा इसमें सिर्फ यही कहना है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी जटिल प्रशासनिक व्यवस्था होने की वजह से जटिल समस्याएं हैं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है, बहुत सारे यहाँ पे प्रशासन के तंत्र हैं, कुछ केंद्र सरकार में आते हैं, कुछ दिल्ली सरकार में आते हैं, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं। तो दिल्ली की जनता को वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना चाहिए और सोच समझकर वोट देना चाहिए। एक ऐसे नेता को, एक ऐसे सेट ऑफ लीडर्स को, एक ऐसी पार्टी को देना चाहिए जो कि इन जटिल समस्याओं को हल करता हुआ नजर आए। उधर आम आदमी पार्टी पर कृष्णनगर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए डराने धमकाने का आरोप लगा है। भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी का कहना है कि आप बहुत गंदी राजनीति करने पर उतर आई है। उधर आपके अरविंद केजरीवाल ने भी इशारों ही इशारों में भाजपा पर मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। किरण बेदी कृष्णनगर के पोलिंग बूथ पर पहुंची, जहां कुछ स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उन्हें धमकाने का आरोप लगा रहे थे। यहां मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि आपके कार्यकर्ताओं ने उन्हें उनके पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाया है। हमारे वोट दो और खाने का सारे सामान भी, और आके यहाँ पे 3-4 आदमी को और काट भी लगे, यहाँ पे आकर धमकी भी दिए थे। सारे मोबाइल में फोटो खींच ले गए। अभी थी वहाँ पे? हाँ जी। क्या हुआ था? क्या हुआ? वहाँ पर 10 बंदे आए हैं, ठीक है। हम तो निकले बाहर, सो जब तक मैं नौका झोंकी सब हो रही थी और वो मोदी जी वाले फोटो किरण बेदी वाले लगे हुआ था, उनको फोटो ले रहे थे। और केजरीवाल वाले फोटो लग रहे थे, उस फोटो कुछ नहीं मायने दिया। और हमारे सारे जो पार्टी बीजेपी वाले थे, वो सारे फोटो खींच के ले गया। हम सब जैसे 2-4 लेडीज बोले हैं, भाई क्यों इस घर को फोटो ले रहा है, क्यों ये चीज टांगा हुआ, इस पर फोटो क्यों ले रहा है। सारे लेडीज ऊपर पड़ गया, नौका झोंकी करने लगा। फिर बोल रहा है मेरे फोटो क्यों केजरीवाल वाला लग रही है। 10-11 थे वो। झुग्गी झोपड़ियों में बम गिराएंगे, अगर हमारी आप पार्टी को वोट नहीं दिया गया तो हम बम गिराएंगे। और 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो पैसा देने की बात कर रहे थे। गुंडे टाइप के वो सारे लोग थे और यहाँ जो झुग्गी झोपड़ियों के लोग थे वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। तो इस तरह के उन्होंने जो हरकतें की हैं वो बहुत ही घटिया है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। ऐसे बहुत हादसे हुए, लेकिन मुझे प्रार्थना करनी है कि अगर मीडिया फेयर है तो ये इंसिडेंट बताए, अगर आपकी मर्जी, क्योंकि आप कई बातें नहीं दे रहे। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि कल भी आप आए थे, मीडिया के लोग। हमारा कोई काउंटर है, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं। आप जान के उसको काउंटर मत करिए, ये हकीकत है। सामने एक बच्ची बहादुरी से बोल रही है, उसकी माँ या उसकी जो भी है आंटी वो बोल रही है, एक पुरुष भी बोल रहा है, सारा समाज बोल रहा है। ये प्रॉब्लम ये है कि मीडिया सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रही है इस वक्त। हम सभ्यता के तरीके से सिविल पे काम कर रहे हैं और असभ्यता आप लोगों से छिपा रहे हैं। ये जगह जगह बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप हकीकत दे ही नहीं रहे। वहीं आज सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होते ही कई बड़े नेता मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे, जिनमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज, आप नेता आशीष खेतान, बीजेपी नेता राम माधव शामिल थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के युवा वोटरों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के लोगों से अपील की कि वो घरों से बाहर निकलकर वोट जरूर करें। दिल्ली की जनता से हम अपील करते हैं कि आज अधिक संख्या में आकर अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें, वोट के अधिकार का प्रयोग करें। और हमने दिल्ली की जनता के लिए एक अच्छा नेतृत्व दिया। हमें पूरा विश्वास है इस बार जनता एक निर्णायक मत देगी। जैसा पार्लियामेंट चुनाव के समय सर्वाधिक स्थानों पर हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व का समर्थन दिल्ली की जनता ने किया था, उसी प्रकार इस बार भी एक अच्छा मत का प्रयोग अच्छी तरह करके एक स्थायी सरकार के लिए वोट देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। दिल्ली की जनता से हम अपील करते हैं कि
आज अधिक संख्या में आकर अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें, वोट के अधिकार का प्रयोग करें। और हमने दिल्ली की जनता के लिए एक अच्छा नेतृत्व दिया। हमें पूरा विश्वास है इस बार जनता एक निर्णायक मत देगी। जैसा पार्लियामेंट चुनाव के समय सर्वाधिक स्थानों पर हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व का समर्थन दिल्ली की जनता ने किया था, उसी प्रकार इस बार भी एक अच्छा मत का प्रयोग अच्छी तरह करके एक स्थायी सरकार के लिए वोट देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत ज्यादा जबरदस्त मतदान है। सीआर पार्क के अंदर 7:45 बजे मुझे लगता है लाइन में करीब 45 लोग लगे हुए थे। इसका मतलब हमारे लिए अच्छी खबर है। जी, मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है और जो पार्टी लोकतंत्र में फायदा ढूंढे उसके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, अब हमारी पार्टी का ये तीसरा चुनाव है और बिल्कुल हम लोग न सिर्फ फाइट में हैं, बाकी सारे सर्वे दिखा ही रहे हैं कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं आज। तो उम्मीद यही है कि इस चुनाव के बाद दिल्ली को एक ईमानदार और अच्छी सरकार मिलेगी। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने भरोसा जताया है कि उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा के साथ है। जो मोदी जी की सरकार है उसको और आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। मुझे लगता है कि ये सर्वे अलग अलग तरह के हैं, कोई सर्वे एक ही तरह के नहीं है और सर्वे हमेशा आते रहते हैं। आज आपका एग्जिट पोल भी आएगा और उस सर्वे में अलग भारतीय जनता पार्टी को लगातार शुरू से बढ़त दिखाते रहे हैं, लेकिन और सर्वे ऐसे हैं जिसमें कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया है। लेकिन दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पार्लियामेंट के चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थीं और इसलिए इस चुनाव में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर आज होने वाले मतदान में भाजपा, पीडीपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राज्य में साझा सरकार गठन से पहले बीजेपी और पीडीपी के लिए भी चुनाव भावी गठबंधन की नींव रखेगा। दोनों दल मिलकर राज्यसभा चुनाव में उतरे हैं और 2-2 उम्मीदवार उतारे हुए हैं। मतदान के लिए रिटर्निंग अफसर सचिव मोहम्मद रमजान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नवनिर्वाचित 87 विधायक 4 सीटों के लिए मतदान करेंगे। बीजेपी, पीडीपी, नेका और कांग्रेस के कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को लेकर है। पहली 2 सीटों पर पीडीपी के फयाज अहमद मीर और बीजेपी के शमशेर सिंह मनहास वोट लेकर नेका को मात देकर जीत सकते हैं। तीसरी नोटिफिकेशन में 2 सीटों के लिए पीडीपी के नज़ीर अहमद लावे, बीजेपी के चंद्रमोहन शर्मा और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के बीच मुकाबला है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशीष कोहली। जी आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में आज 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हैं, तो क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी हाँ दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 सीटों के लिए आज यहाँ पे मतदान है। राज्यसभा की ये 4 सीटें हैं जिसके लिए काफी हलचल है यहाँ पे आज पॉलिटिकली, जिसमें कि एनसी और कांग्रेस जो है एक साथ इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी और पीडीपी एक साथ इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक उमर अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वोट डाल दिया है। साथ में गुलाम नबी आजाद आए थे और मुफ्ती मोहम्मद सैयद भी वोट डाल चुके हैं जी। तो जब हमने बात की उमर अब्दुल्ला से तो उन्होंने यही कहा कि चाहे हमारे जैसे मर्जी मतभेद रहे कांग्रेस के साथ, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो सोच है एक साथ है और हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम गुलाम नबी आजाद साहब को जिताएंगे यहाँ पर। जी आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि इन चुनावों में 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो क्या आशंका जताई जा रही है, कौन इस चुनाव में जीत सकता है, किसको जीत हासिल हो सकती है? जो जिस तरह से आंकड़े चल रहे हैं अब तक, शाम को 5 बजे तक इसके नतीजे निकल जाएंगे और शाम को 5 बजे सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी सीट पे किस किस पार्टी ने कब्जा जताया है। लेकिन यहाँ पे ये साफ नजर आ रहा है कि पीडीपी और बीजेपी ही हावी है और एनसी और कांग्रेस के लिए
काफी मुश्किल है इस बार सीटें लेना, क्योंकि ये पूरा दारोमदार है कुछ एमएलए पर है जिन्होंने एजिटेशन की थी कि वो कह रहे थे कि हम बायकॉट करेंगे राज्यसभा इलेक्शन, क्योंकि ये इलेक्शन जो है पीडीपी और बीजेपी एक साथ मिलकर चल रही है जो हमें पसंद नहीं है। और कुछ एक दो एमएलए हैं जो कि इंजीनियर रशीद हैं लंगेट से एमएलए, उनका ये कहना है कि हमारे जो जितने भी पहले की जो डिमांड थी वो उस तरह की ही हैं, तो हम इस इलेक्शन से बायकॉट करेंगे। अगर वो इलेक्शन से बायकॉट करते हैं तो इसका काफी नुकसान होगा कांग्रेस और एनसी को। जी आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता आशीष कोहली। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर आज होने वाले मतदान में भाजपा, पीडीपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हालांकि इस चुनावों में 4 सीटों पर 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और अभी कुछ ही देर पहले गुलाम नबी आज़ाद ने भी दावा किया है कि उमर अब्दुल्ला ने भी दावा किया है कि गुलाम नबी आज़ाद इस चुनावों में जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा चुनावों के चलते उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि इन चुनावों में गुलाम नबी आज़ाद की जीत होगी। हम पूरी तरह से मुतमईन हैं कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो इस इलेक्शन में कामयाब होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जो सेक्युलर फोर्सेस हैं और सेक्युलर सोच रखने वाले जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं वो अपनी अंदर की आवाज़ को सुन के जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के हक़ में वोट दे के उनको यहाँ से कामयाब कराएंगे। वहीं इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भाजपा और पीडीपी राज्यसभा चुनावों में कामयाबी के लिए एक साथ आ सकते हैं, तो फिर जनता को राज्यपाल शासन में क्यों घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए एक साथ क्यों नहीं आ सकते। ऐसा क्यों है कि हमें इस तरह गवर्नर रूल के तहत घसीटा जा रहा है। अगर के ये राज्यसभा इलेक्शन के लिए एक साथ आ सकते हैं और उस वक्त यही पीडीपी वाले थे जो कह रहे थे कि इलेक्शन का हम इंतज़ार नहीं कर सकते, लोगों को फ्लड का रिलीफ पहुंचाना है, यहाँ पे एक हुकूमत होनी चाहिए। अब इतने महीने हो गए, अब ये जल्दबाजी क्यों नहीं। अब कोशिशों से क्या है ना, अब अगर ये एक साथ आ सकते हैं राज्यसभा के इलेक्शन के लिए तो हुकूमत बनाने के लिए क्यों एक साथ क्यों नहीं आ सकते। अब जब ये पर्दा उतर गया है, पर्दा हट गया है, अब जब सबके सामने आ गया है कि ये लोग एक साथ हैं, तो अब खुल के आ जाएं, हुकूमत बनाएं और कम से कम हमें इस मुसीबत से निकालें। पंजाब में नगर निकाय चुनाव से संबंधित कार्यक्रम आखिर शुक्रवार को जारी हो गया। पंजाब के चुनाव आयुक्त के अनुसार नगर निगम चुनाव आगामी 22 फरवरी को होंगे। वहीं 26 फरवरी को मतगणना और रिजल्ट की घोषणा होगी। इससे संबंधित अधिसूचना आज जारी की जाएगी और कोड ऑफ कंडक्ट भी तभी से लागू होगा। कंडक्ट के दायरे में संबंधित निगम क्षेत्र आएंगे। हालांकि नगर परिषद और पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यक्रम आधिकारिक रूप से अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए मतदान आगामी 25 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा। पंजाब में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। सेहत विभाग ने पूरे पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन इस रेड अलर्ट का जलंधर में कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि जलंधर के दानिशमंदा में रहने वाली सीमा के बच्चों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद वो उन्हें सिविल अस्पताल लेकर गई, जहां उनके टेस्ट कराने के लिए कहा गया। डॉक्टर RL बसन ने बताया कि अभी तक स्वाइन फ्लू के साथ संदिग्ध केस सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और 2 का उपचार अभी चल रहा है। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ
किन्नौर में 1000 मेगावाट की कड़चम वांगतू और 300 मेगावाट की बसपा परियोजना के मजदूरों का आमरण अनशन 7 दिनों से जारी है। श्रम कानूनों को लागू करने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 1500 मजदूर 24 दिनों से हड़ताल पर हैं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर के टापरी में जल विद्युत परियोजना निर्माता निजी कंपनी के मजदूर हकों को लेकर पिछले 24 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किन्नौर से कई किलोमीटर दूर शिमला में बैठे अकाओं को मजदूरों की आवाज नहीं सुनाई देती। 1000 मेगावाट की करछम वांगतू और 300 मेगावाट की बासपा परियोजना के 1500 मजदूर परियोजना के श्रम कानूनों को लागू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मजदूर इंटक संगठन के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी द्वारा मांगे न माने जाने पर 1500 मजदूरों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जिसे 7 दिन हो गए हैं और इन 7 दिनों में मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही है और इन सब में हिमाचल सरकार ने परियोजनाओं को लेकर कोई दखल नहीं दिया है। सरेआम लूट मची है। मजदूर ना रहकर मशीन बन गया है और सरकार को शिमला से आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये अलग बात है कि कारछम वांगतू और बासपा देश की उन परियोजनाओं में शामिल है जिनकी गिनती देश में सबसे अच्छी बिजली परियोजनाओं में की जाती है, लेकिन शायद अगर पैमाना मजदूरों के हकों को लेकर हो तो इन दोनों परियोजनाओं की गिनती सबसे खराब परियोजनाओं में हो, क्योंकि सारे हक यहीं मारे जा रहे हैं। मजदूरों की आवाज इस जनजातीय जिले से बाहर निकल ही नहीं पा रही है, या तो प्रदेश की राजधानी में बैठे बाबुओं को सुनाई नहीं दे रही है मजदूरों की ये आवाज। 15 सदस्यों की जो हमारी अनशन आमरण अनशन जो हम बैठे हैं, अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। हम चाहते हैं कि अपने जो मजदूर भाई हैं उनको हम अपना जो उनका अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, वो जब तक हमारे चाहे जेपी प्रशासन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, हम अपनी जो आमरण अनशन है उसको जारी रखेंगे। 7 दिन हो गए हैं, आमरण अनशन जारी है। शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो सवाल जिंदगी और मौत का बन गया है। पिछले 7 दिनों से अनशन जारी है और अनशन का असर यह है कि अब तक आमरण अनशन पर बैठे 7 मजदूरों की हालत बिगड़ चुकी है, जिनकी स्थिति देखते हुए रामपुर के खनेरी अस्पताल में मजदूरों को रेफर कर दिया गया है। और इन सब के बीच भी जेपी के इन पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ बाकी लोगों का अनशन जारी है। हम 24 दिन हड़ताल में बैठे हुए, 7वां दिन अनशन पर बैठे हुए, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर जो शरीर कमी आई थी उसको लेकर हमें आज यहाँ एमजीएमसी में भर्ती कराया गया। और यहाँ जब हमारी तबीयत बिगड़ी, ब्लड वगैरह की प्रॉब्लम आने लगी या शुगर वगैरह में प्रॉब्लम आने लगी, तो हम लोगों को यहाँ खनेरी अस्पताल रेफ़र किया गया। खनेरी अस्पताल में किसी भी चीज़ का हमें उपचार नहीं, अच्छे ढंग से उपचार नहीं दिया गया। करीब 1391 मेगावाट की क्षमता वाली इन बिजली परियोजनाओं पर आरोप है कि लेबर लॉज यानी कि श्रम कानूनों को ठेंगा दिखा रही हैं। मजदूरों को ना तो सही वेतन मिल रहा है और ना रहने के लिए जगह। किन्नौर जिला में जेपी समूह द्वारा बनाई गई करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना पहले भी विवादों में रह चुकी है, जिसका एक उदाहरण सीमा सड़क संगठन की वो रिपोर्ट बताती है जिसमें भारत तिब्बत मार्ग पर अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि हुई है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सरकार अनशन पर बैठे इन मजदूरों को कब तक याद करती है। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।